अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पाई आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं कुछ दिनों पहले अपने गांव गया, रात आराम किया और अगले रोज़ अपने खेतों में गया। अपने दो हम उम्र बूढ़े मेरे साथ थे। इनका हमारी शिकारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, और जो ताल्लुक़ था वो दिलों की गहराइयों तक उतरा हुआ था। वो मेरे ही गांव के रहने वाले थे और हम इकट्ठे खेलकर जवान हुए थे। एक तरफ से एक आदमी चला आ रहा था, जिसे मैंने देखा तो सही, लेकिन ज़रा सी भी तवज्जो न दी। मैंने इतना ही देखा कि वो पगला सा या साईं लोग सा आदमी था। सर से नंगा, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी जो लंबी नहीं थी और ये भी बिखरी बिखरी थी। कपड़े मैले कुचले से थे और इसके चलने का अंदाज बता रहा था कि ये ज़हनी तौर पर सही नहीं। जिस्म दुबला पतला था। मैं इन दो आदमियों के साथ अपने खेत की मुंडेर पर खड़ा था। वो पगला हमारे पास आकर रुक गया और मुस्कुराने लगा। अगर इसका दिमाग सही होता तो वो सलाम दुआ करता और खैर खैरियत पूछता। 5 रुपया दे ना, उस शख्स ने मेरे साथियों के आगे हाथ फैलाकर कहा। शाम को आकर ले जाना, मेरे एक साथी ने कहा। तू देना 5 रुपये, उसने पोटाहारी ज़बान में कहा। चाय दी। मैं गांव में कभी कभार जाया करता हूँ। अपनी नाक रखने की खातिर मैंने अपनी जेब से 5 रुपये का एक नोट निकाला और उसे दे दिया। उसकी मुस्कुराहट और ज़्यादा फैल गई। नोट को दोनों तरफों से पकड़कर देखा और फिर वो हंसा और जिधर से आया था उधर को मुड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब तो कोई शक नहीं रह गया था कि ये कोई झल्लक भिखारी है। उसका रंग जर्द पीला था और आंखें लाल सुर्ख थीं और इस तरह अधखुली जैसी कुनूदगी में हों, लेकिन उसकी आवाज़ जानदार थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 40 बरस से ज़्यादा थी, कम नहीं लगती थी। तुमने इसे नहीं पहचाना साबू, मेरे एक साथी ने कहा। माँ बाप तो कभी के मर गए हैं, इन्हें तो वहाँ सज़ा मिलेगी और ये दुनिया में भटकता गलता सरता फिर रहा है। हमारी जवानी के वक्तों का जामिशा अगर तुम्हें याद हो। मैंने ज़हन पर ज़रा सा जोर ही दिया था कि जामिशा याद आ गया, लेकिन ये याद न आया कि वो कौन सा वाक़या था जिसके साथ जामिशा का ताल्लुक़ था। मेरे इन दो साथियों ने मुझे वो वाक़या याद दिलाया तो मेरा जहन इतने ही बस पीछे चला गया जितने बस एक पगले से आदमी की उम्र थी, जो अभी अभी मुझसे 5 रुपये का नोट ले गया था। मेरे साथियों ने मुझे बताया कि ये वो बच्चा है। मेरे साथ आएँ, मैं आपको 40-45 बरस पीछे वहाँ ले चलता हूँ जब हम जवान थे, बल्कि नौजवानी की नादान उम्र से निकलकर पुख्ता जवानी में दाखिल हो चुके थे। मेरा ये तजुर्बा है कि जब कभी कोई पुराना वाक़या याद आ जाता है तो मैं ज़हनी तौर पर ही नहीं बल्कि लगता है जैसे जिस्मानी तौर पर भी उस वक्त में पहुँच गया हूँ और मैं एक बार फिर जवान हो गया हूँ। फिर हर किसी की ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ याद आ जाता है। अपने तमाम दोस्तों को देखता हूँ तो उस वक्त का हर मंज़र सामने आता है और कभी तो मुझे यकीन होने लगता है कि मैं हाथ आगे करूँ तो अपने दोस्तों को, दरख्तों को, ज़मीन और पत्थरों को छू सकता हूँ और वो याद नहीं बल्कि हकीकत होंगे। जैसे मैं पत्थर उठाऊँगा और पत्थर मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं इसे फेंकूँगा तो यह हवा में उड़ता दूर जा गिरेगा। सियाने कहते हैं कि माजी को अपने ज़हन पर इतना सवार नहीं करना चाहिए जितना कि मैंने कर रखा है, लेकिन इसे मेरी कमज़ोरी कह लें कि मैं जब माजी में चला जाता हूँ तो वापस आने को जी नहीं चाहता। हमने जब शिकार का ये खप्त शुरू किया था उस वक्त हम कच्चे नौजवान थे और शिकार यूँ खेलते थे जिस तरफ कुत्ते दौड़ पड़ते उस तरफ हम भी उनके पीछे पीछे भाग उठते थे। मैं जिस वक्त का ये वाक़या सुनाने लगा हूँ उस वक्त हम पुख्ता जवान हो चुके थे और शिकार के इसरार व नमूज से भी वाकिफ़ हो गए थे। कुछ दाव पेच आ गए थे जिनसे हमारा शिकार आसान हो गया था। मुझे ये भी याद आ गया कि हल्की सर्दी का मौसम था। उस ज़माने में इन दिनों सर्दी आज की निस्बत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक रोज़ अलस सुबह हम हस्बे मामूल शिकार के लिए निकले। पहले तो सिर्फ माँ थी जो मुझे शिकार से रोका करती थी, फिर बीवी आ गई और अब मेरा पहला बच्चा 3 साल का हो गया था। मैं जब घर से निकला तो ये बच्चा भाग उठा था और मेरे पीछे दौड़ पड़ा और टांगों से लिपट गया। मैं जानता था कि इस बच्चे को 2 माँओं ने मेरे पीछे डाला है, एक माँ मेरी थी और दूसरी माँ मेरे बच्चे की, लेकिन मैं गुस्सा झाड़ने वाला बाप भी नहीं था और खाविंद भी नहीं।
मैंने बच्चे को उठा लिया, प्यार किया और बहलाया फुसलाया और घर छोड़कर खुद निकल गया। वो कुत्ते थे जिन्हें हम पट्टे और जंजीरें डालकर रखते थे। हमें कोई भी पट्टे और जंजीरें न डाल सका। मेरे इस बच्चे को तोते ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए तोता लाने जा रहा हूँ। वो इसी में खुश हो गया। मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जो अपनी कहानियों में लिखता हूँ। हम इस तरफ हो लिए जिस तरफ ये इलाका था जहाँ भेड़ों का शिकार हम खेलना चाहते थे। ये पहाड़ी इलाका महदूद था, ना ही कम लंबा चौड़ा था, बल्कि मील हा मील दूर दूर तक फैला हुआ था। हम शिकार की तलाश में घूम रहे थे कि हमारी मुलाकात दो लड़कों से हुई। इनमें से एक की उम्र 24-25 साल थी। वो जवान और खूबरू था और उसने जो शलवार कमीज पहन रखी थी उससे जाहिर होता था कि वो ऊंचे खानदान का आदमी है। उसके साथ उसकी ही उम्र का जो लड़का था वो भी खुशहाल खानदान का लगता था और इनके साथ इनका कुत्ता भी था जो बड़ा अच्छा लग रहा था। हम सब ने दोस्ताना तरीके से उनसे बात की। वो खुशतबे और जिंदा दिल लगता था। उसका नाम शकूर था। हमें और खुसूसन मुझे शकूर बहुत अच्छा लगा। वो कुत्तों का बड़ा शौकीन था और उसे शिकार का भी बड़ा शौक था, लेकिन उसके गांव में उसे कोई साथ नहीं मिलता था। मैंने देख लिया था कि शकूर इस काबिल है कि उससे दोस्ती की जाए, जो इस रोज़ हो गई। उसका गांव वहां से 1 मील दूर था। उसने हमें दावत दी कि हम उसके गांव चलें। शकूर से मैंने और मेरे दोस्तों ने कहा कि किसी रोज़ हमारे गांव आए, फिर हम उसके गांव आएंगे। उसने वादा किया और चला गया। 2-3 दिनों बाद शकूर अपने इसी दोस्त के साथ हमारे गांव आया। मैं उसे अपने घर ले गया। राजा शहबाज और 2-3 दोस्तों को भी वहीं बुला लिया। हमारी इससे खूब गपशप हुई और पक्की दोस्ती हो गई। एक रोज़ हम भी उसके गांव गए। अब शकूर अक्सर हमारे गांव आने लगा था और हम भी उसके गांव जाने लगे। दरअसल शकूर ने हम दोनों को अपना राज़दार बना लिया था। एक रोज़ उसने बताया कि अपनी बिरादरी की एक लड़की के साथ उसे वैसी ही मोहब्बत है जैसे रांझे को हीर के साथ और सोहनी को महिवाल के साथ थी, लेकिन इस लड़की के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि बिरादरी के उसूलों और पाबंदियों के मुताबिक उसकी मंगनी एक और घर में कर दी गई है। लड़की का तो ये हाल था कि शकूर की मोहब्बत में पागल हुई जा रही थी। मैं देख रहा था कि शकूर भी जज्बाती लिहाज से नॉर्मल नहीं रहा था और वो इस लड़की को हासिल करने के लिए मरने मारने पर तुला हुआ था। मैंने कहा है कि लड़की की मंगनी एक और घर में कर दी गई। ये नहीं कहा कि मंगनी एक और आदमी या लड़की के साथ कर दी गई। ये मैंने इसलिए कहा कि बिरादरी वाली शादियां लड़के लड़की की नहीं बल्कि 2 घरों या 2 खानदानों की होती हैं और इनके पस मंज़र में पुरानी सियासत चली आ रही होती है। शादी के बाद मियाँ बीवी दिली प्यार की जंजीरों में ही क्यों ना बन जाएं और खामिद बीवी को हर लिहाज से खुश क्यों ना रखना चाहता हो। अगर खामिद के वालिदैन फैसला कर लें कि बहू को खुश और खर्रम रखने की बजाय अजियत में डाले रखना है तो इनके बेटे को जुर्रत नहीं होगी कि अपने वालिदैन को नाराज़ करके बीवी को खुश रखे। बिरादरी की पाबंदियों में जकड़े हुए लोग देहात में हों या शहरों में औलाद पर अपनी पसंद और अपनी सियासत मुसल्लत किए रखते हैं। उन्होंने न कभी इन पाबंदियों से आज़ाद होने की कोशिश की है, न कभी आज़ाद होंगे। इसके बावजूद ऐसी शादियां कामयाब भी होती हैं। जवान दिल एक दूसरे में जज्ब हो जाते हैं, लेकिन बाज़ शादियां बेजोड़ भी होती हैं। हमने ऐसी शादियां भी देखी हैं कि लड़की की उम्र बमुश्किल 13 बरस और खामिद की उम्र 24 साल के लगभग है। ये भी कि खामिद की उम्र 13-14 साल है और बीवी 19-20 साल की है। 9-10 साल पहले मेरे गांव में ऐसे ही एक शादी हुई थी। दूल्हा की उम्र 11 साल और 2-3 महीने, दुल्हन 16 साल के लगभग थी। ये शादी बिरादरी के कायदे कवानीन के तहत हुई थी। फिर हुआ ये कि लड़का 16 साल का हुआ तो लड़की को नमूनिया हुआ और वो मर गई। मुझे अल्लामा इकबाल का एक मिसरा याद आया, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तो तू चल बसी। ऐसे ही बिरादरी सिस्टम का नतीजा था कि जिस लड़की के साथ शकूर को मोहब्बत थी उसकी मंगनी एक ऐसे आदमी के साथ कर दी गई जो उम्र में उससे 12 साल बड़ा था और जिस्म, शक्ल सूरत और रंग रूप के लिहाज से बहुत ही गया गुजरा था। असल बात तो ये थी कि शकूर और इस लड़की में ऐसी मोहब्बत थी जो इन्हें उम्र भर के लिए साथ रहने के लिए मजबूर कर रही थी। उन्होंने कस्में खाई थी कि कुछ खाकर मर जाएंगे, किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे। इनके लिए अब यही एक रास्ता रह गया था कि कुछ खाकर मर जाएं। देहात के लोगों में आज भी कोई तब्दीली नहीं आई। वो खुदावंद ताला की हुक्म अदूली कर दिया करते हैं।
बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवाया करते। देहात में ये अल्फाज आम इस्तेमाल होते हैं। हमने ज़बान दी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो अल्फाज ज़बान से कह चुके हैं ये वापस नहीं लिए जाएंगे, यानी ये वादा पूरा किया जाएगा। मंगनी की मनसूखी पर तो कत्लो गारत गरी और खून खराबा हो जाया करते हैं। शकूर और इस लड़की के सामने एक ही रास्ता था कि या तो वो खुदकुशी कर लें और दूसरा रास्ता ये कि शकूर लड़की को साथ लेकर कहीं भाग जाता। उन्होंने इस पर आपस में बात की थी। लड़की तैयार थी, लेकिन शकूर ने अपनी अकल इस्तेमाल की और लड़की को समझाया कि वो अगर शहर के रहने वाले होते और लड़की नहीं तो शकूर ही तालीम याफ्ता होता तो उसे कहीं मुलाजमत मिल सकती थी और वो किसी के मोहताज न रहते। लेकिन दोनों चिट्टे अनपढ़ थे। किसी दूर दराज शहर में चले भी जाते तो शकूर सिर्फ मजदूरी कर सकता था। ये भी जहन में रखें कि वो दोनों ऊंची जात के थे। उन वक्तों में जिन वक्तों की मैं बात सुना रहा हूँ, देहाती माशरे में जात पात का बहुत ही ख्याल रखा जाता था। ऊंची जात के लोग अपने अपने गाँव के खुद साख्ता महाराजे और नवाब हुआ करते थे। इन लोगों में हिमाकत की हद तक दिलेरी हुआ करती थी। इंतहाई घटिया हरकत करके भी ये लोग गांव की पूरी आबादी से तवक्को रखते थे कि इनकी इस हरकत पर इन्हें दाद दी जाए और हर जगह चर्चे किए जाएं कि राजा साहब ने तो कमाल कर दिया। मेरे साथ और राजा शहबाज खान के साथ शकूर की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि हम एक दूसरे के दिल में रच बस गए थे। शकूर कहता था कि गाँव में उसके दोस्त तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि उन्हें अपना हर राज बताया जाए। इसके इन दोस्तों को इनकी मोहब्बत का इल्म था और वो उसका हर तरह से साथ देने को भी तैयार थे, लेकिन इनमें अकल की ज़रा कमी थी। वो हमसे पूछता था कि क्या तरीका इख्तियार करे कि उसकी शादी इस लड़की से हो जाए। हमने उससे पूछा कि लड़की का दिल गुर्दा कितना कुछ मजबूत है और क्या वो कुछ अकल वाली भी है या सिर्फ मोहब्बत और खुदकुशी ही करना जानती है। दिल गुर्दे की बात करते हो? शकूर ने कहा, उसका दिल गुर्दा इतना मजबूत है और दिलेरी इतनी कि मैं कहूँ कि नदी से सर के बल छलांग लगा दो तो लगा देगी, और मैं उसे कहूँ कि मैं आज फला बंदे को कत्ल कर दूंगा तो वो मुझसे पहले जाकर उसे कत्ल कर देगी। अकल वाली भी है, चाल चलन भी पूरा साफ और पाक, और मैंने उसके साथ जो मोहब्बत की है वो चाल चलन बिगाड़ने वाली नहीं। हमने उसे बहुत मशवरे दिए, जिनमें एक ये था कि वो लड़की को साथ लेकर बंगाल चला जाए और बंगाल पुलिस में भर्ती हो जाए। वो अंग्रेज़ों का दौर था और हमारी तरफ के आदमियों को बंगाल पुलिस और बर्मा पुलिस में भर्ती करके ले जाते थे। शकूर को ये मशवरा अच्छा तो लगा, लेकिन वो कभी रावलपिंडी और झेलम से आगे गया ही नहीं था। इतनी दूर परदेश कैसे जाता और वहाँ भर्ती होने तक कहाँ सर छुपाता। उस रोज़ बहुत बातें हुई और वो मायूसी की हालत में चला गया। मैंने देखा कि उस रोज़ उसकी जिंदा दिली और मिजाज की शगुफ्तगी भी बुझी हुई थी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो हार मान रखा था। वो हार मानने वाला आदमी था ही नहीं। शहबाज खान ने भी मुझे कहा कि ये दोनों कोई तमाशा दिखा ही देंगे और ख़राब होंगे। 6-7 दिनों बाद वो फिर आया। उसने ये खबर सुनाई कि लड़की पर जिन्नात का कब्जा हो गया है और 4 रोज़ पहले उस पर अचानक जिन आया और लड़की के हाथ पांव मुड़ गए और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने ये भी बताया कि लड़की हर वक्त चारपाई पर लेटी रहती है और जब जिन आता है तो लड़की एक एक गज चारपाई से ऊपर को उठती और गिरती है और उसका जिस्म बिल्कुल सीधा रहता है। ये भी कि 4-4, 5-5 आदमी उसे दबा कर रखते हैं तो भी उसका जिस्म ऊपर को उछलता है। हमने उससे पूछा कि ये किसने बताया है कि ये जिन का कब्जा है। उसने एक आदमी का नाम लिया और बताया कि उसके कब्जे में बड़े बड़े मुंहजोर जिन्नात हैं और वो इन जिन्नात को काबू कर लेता है जो इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं। उसने उस आदमी का नाम जामी शाह बताया। हमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। शकूर के गांव से खासी दूर के एक गांव में वो रहता था। गांव के कुछ लोगों ने लड़की के घर वालों से कहा कि वो जामी शाह को ले आएं। जामी शाह को लाया गया। शकूर हमें वो बातें सुना रहा था जो उसे दूसरों की ज़बानी मालूम हुई थी। वो खुद तो लड़की के घर नहीं जा सकता था, अलबत्ता उसकी माँ और बहनें जाती थीं। उन्होंने बताया कि जामी शाह ने जिन हाजिर किया। उस वक्त लड़की ठीक ठाक घर में कामकाज कर रही थी। जामी शाह ने उसे चारपाई पर लिटाकर हाजिर किया और लड़की की हालत वैसी ही हो गई जो मैंने बयान की है। ये तो आप जानते होंगे कि जिन निकालने वाले जिन के साथ बातें करते हैं और जिन बोलता है तो वो इस आदमी या औरत की ज़बान से बोलता है जिस पर उसने कब्जा जमा लिया होता है। मसलन औरत जिन के कब्जे में होगी तो वो बातें करते अपने आप को मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर समझेगी। मसलन यूँ कहेगी कि मैं यहाँ फला मकसद के लिए आया हूँ, या ये कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, वगैरह वगैरह।
जामी शाह ने जिन से पूछा कि इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने इस पर इस बेरहमी से कब्जा कर लिया है। इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जिन ने कहा, ना मैं इसका कुछ बिगाड़ूंगा। ये तो मेरी माशूक है, मुझे तंग करोगे तो मैं इसे यहाँ से उठा के ले जाऊंगा और इसके सारे घर को तबाह कर दूंगा। तुम जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ और मैं अपनी मर्जी से इसे छोड़ूंगा। मैं वो सारे मकालमे लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं करता जो जिन और जामी शाह के दरमियान हुए थे। ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। जिन्नात निकालने वाले जामी शाह जैसे आदमी जिन्नात पर बड़ा रौब छाड़ा करते हैं और इन्हें इस किस्म की धमकियां दिया करते हैं कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ये रौब दरअसल किसी जिन पर नहीं बल्कि इन लोगों पर झाड़ा जाता है जो वहां मौजूद होते हैं। इस किस्म के शाजी और आमिल इन लोगों को तासुर दे रहे होते हैं कि देखो, इसका रौब और दबदबा जिनों और भूतों पर भी चलता है। शकूर ने सुनाया कि जामी शाह ने 4 दिनों से लड़की के घर में ही डेरे डाले हुए हैं और वो कहता है कि इस जिन को निकाल कर ही इस घर से निकलेगा। मैंने और मेरे 2 और दोस्तों ने जो वहाँ बैठे शकूर की बातें सुन रहे थे, ये ख़ास तौर पर देखा कि शकूर को बहुत ही परेशान होना चाहिए था क्योंकि वो तो इस लड़की पर अपनी जान भी कुर्बान कर देने की बातें किया करता था। मैंने ये नोट किया कि शकूर जब ये बात सुना रहा था तो 1-2 मरतबा वो हंसा भी था और मुस्कुराहट तो तमाम वक्त उसके चेहरे पर मौजूद रही थी। मैंने इससे कुछ बातें पूछी और कुछ बातें मेरे दोस्तों ने पूछी। हमारे लिए और किसी के लिए भी यह खबर कोई अजीब और नई नहीं थी कि एक लड़की पर जिन आता है। ये तो एक आम बात थी। तकरीबन हर गांव में 1-2 आदमियों या औरतों पर जिनका कब्जा होता है और जामी शाह नहीं तो कोई और शाह जिनको निकालने के लिए आ जाता है। हर शाह एक ही जैसी बातें करता है और हर जिन ऐसे ही जवाब देता है जो हम बचपन से सुनते आए हैं और अब तक सुन रहे हैं। मुझे कुछ शक होने लगा। मैं इतने दोस्तों की मौजूदगी में शकूर से कोई ऐसी बात नहीं पूछना चाहता था। मैं इस इंतज़ार में था कि बाकी दोस्त चले जाएं और सिर्फ शहबाज खान मेरे पास रहे। आखिर दोस्त उठे और चले गए और शहबाज खान वहाँ मौजूद रहा। वो शकूर की खातिर हमारे पास बैठा रहा था। एक बात तो बताओ शकूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे जिगरी यार हैं। हमें सही बात नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकेंगे। ये बात तो ठीक नहीं कि तुमने हमें ये बात सुनाई है और हम बेगानों की तरह सुनकर चुप रहें। ये बता दो कि जिन तुम्हारा बुलाया हुआ तो नहीं। शकूर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने सर झुका लिया। मुझे पूरी तवक्को थी कि वो मुझे और शहबाज को सच्ची बात बता देगा। हमारी दोस्ती ही कुछ ऐसी थी। उसने सर उठाया, मेरी तरफ देखा, फिर उसने शहबाज को देखा और सर इस तरह ऊपर नीचे आहिस्ता से हिलाया जैसे मेरी बात का इकरार किया हो। मैं तुम्हें शकूर ने कहा कि मैं 2 दोस्तों के कहने पर जामी शाह के पास गया था, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में ये बात नहीं थी कि मैं और लड़की ये नाटक खेलना चाहते हैं। दोस्तों ने बताया था कि जामी शाह को बताऊं कि मैं इस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं और लड़की तो घर से भाग आने को भी तैयार है और वो कोई ऐसा तावीज़ धागा करे कि लड़की को भगा ले जाने की बजाय इज्जत से शादी हो जाए। ये तो मुझे भी कुछ कुछ मालूम था कि जामी शाह के हाथ में कोई गैबी ताकत या इल्म है। जामी शाह के साथ कुछ सलाम दुआ भी थी और वो मुझे और मेरे ख़ानदान को अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे अपनी मुराद बताई तो उसने कुछ बातें पूछी। उसे ये बताया कि लड़की की तो मंगनी हो चुकी है तो वो सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा कि मंगनी तुड़वाना आसान नहीं है। एक तरीका और है जिससे मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूँ। उसने ये तरीका बताया कि हौसला कायम रखे, वरना ज़रा सा भी किसी को शक हो गया तो उसके लिए बुरा होगा। मुख्तसर बात यह है कि शकूर और लड़की ने जामी शाह की हिदायत के मुताबिक ये ढोंग खुद रचाया था। शकूर ने हाथ जोड़कर हमें कहा कि हम ये बात अपने किसी अजीज दोस्त को भी ना बताएं। हमने उसे यकीन दिलाया कि इससे असल हकीकत मालूम करने की वजह सिर्फ ये थी कि हमें पता चल जाए ताकि किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो हम तैयार रहें और ये बात किसी और को मालूम नहीं होगी। मैं आज ये राज फाश कर रहा हूँ जब शकूर भी इस दुनिया में नहीं। वो दोनों ही नहीं बल्कि उस ड्रामे के तमाम अहम किरदार दुनिया से उठ गए हैं। हमारे लिए और किसी के लिए भी ये खबर कोई अजूबा नहीं थी कि एक लड़की ने अपने आप पर जिन का कब्जा तारी कर लिया। आपने ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी और ऐसे वाक़यात भी सुनेंगे और हो सकता है कि आपने किसी ऐसी लड़की को इस कैफियत में देखा भी हो। हमारे इलाके में ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं।
लेकिन मैं हैरान हूँ कि किसी न किसी स्टेज पर पता चल जाता है कि फलां लड़की ने किसी वक्त ये ढोंग रचाया था और उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के के साथ हो गई थी। इसके बावजूद जब अगला वाक़या कहीं होता है तो लोग ज़रा सा भी शक नहीं करते कि ये सब ढोंग है। इसकी वजह यह है कि लोग जिन्नात को मानते भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा मानते हैं कि जिन किसी न किसी पर काबिज़ हो जाता है और कुछ दिनों बाद बताता है कि उसने इस आदमी या औरत को क्यों अपने कब्ज़े में लिया है। जिन्नात की अक्सर ये शिकायत होती है कि इस आदमी या औरत ने हमारी हांडी में पेशाब कर दिया था, या ये कि इसने गुजरते हुए हमारे 2 बर्तन तोड़ दिए थे। आमतौर पर मशहूर है कि जिन्नात पर नालों के नीचे रहते हैं। मैं अक्सर हैरान हुआ करता हूँ कि उन्होंने पर नालों के नीचे रिहाइश क्यों रखी हुई है। बरसात में जब पर नाले बहते हैं तो फिर ये जिन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। बहरहाल लोग यही सही मानते हैं। ये जो कभी कभार कोई लड़की अपने ऊपर जिन आने का ढोंग रचाती है, तो मैं इस सिलसिले में कुछ वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। 3-4 दिन लड़की इस किस्म की एक्टिंग करती है जैसे इस पर जिन आ गया हो। जामिशा जैसे किसी आमिल या शादी को बुलाया जाता है जो जिन के साथ मुज़ाकरात करता है। जिन इतनी जल्दी नहीं बोलता, 2-3 दिनों बाद जिन बोल पड़ता है और कहता है कि जिस लड़के के साथ इस लड़की की शादी की जा रही है, इसका मैं कलेजा मुंह के रास्ते निकाल लूँगा। अगर इस लड़के की खैरियत चाहते हो तो इसकी बारात इस घर में ना आए। लड़के के वालिदैन जब जिन की ये धमकी सुनते हैं तो वो फ़ौरन मंगनी मनसूख कर देते हैं। अपने जवान बेटे का कलेजा मुंह के रास्ते निकालना कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होता हो, लेकिन मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जिन्नात की धमकी बहुत ही मशहूर है कि कलेजा मुंह के रास्ते निकाल लूँगा। चुड़ैलें भी यही धमकी दिया करती हैं। आज तक किसी ने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसका कलेजा किसी जिन या चुड़ैल ने मुंह के रास्ते निकाल लिया हो, लेकिन लोग पूरे वसूख से कहते हैं कि जिन और चुड़ैलें भी इंसानों के कलेजे मुंह के रास्ते निकाल लेती हैं। तकरीबन तमाम आमिल और वो आदमी जो जिन निकाला करते हैं अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ना कोई लड़की कभी ना कभी ऐसा ढोंग रचा लिया करती है। आमिर जब जाकर लड़की को देखता है तो सबको बाहर निकाल कर लड़की के पास तन्हाई में बैठ जाता है और इसे कहता है कि वो अपने दिल की बात बता दे और वो इसकी मुराद पूरी कर देगा। लड़की कुछ पसोपेश के बाद आमिर की यकीन दहानी से दिल की बात बता देती है। फिर तो आमिर की मौज ही लग जाती है। लड़की के साथ तन्हा कमरे में रहता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है और घर वाले खौफ के मारे आमिर का हर हुक्म मानते हैं और इनमें से कोई अंदर झांकने की जुर्रत नहीं करता कि ये तो देखे कि आमिर लड़की पर सिर्फ फूंके मार रहा है या कोई ख़ास अमल कर रहा है। कौन नहीं समझ सकता कि इस तन्हाई में आमिर ऐसी लड़कियों से किस किस्म की कीमत वसूल कर लिया करते हैं। लड़की के वालिदैन से जो फीस बमे इनाम लेते हैं वो अलग है। फिर ये आमिर लड़की को अपनी हिदायतकारी पर एक्टिंग करवाता है और आखिर इसकी मुराद पूरी करा देता है। आमिर की बात को तो शायद लोग टाल जाएं, लेकिन जिनके जुल्म को वो टालने की जुर्रत नहीं करते। इस नाटक में इन वजूहात की बिना पर लड़कियां कामयाब होती हैं कि एक्टिंग ऐसी हो जो घर वालों को खौफजदा कर दे। दूसरी वजह यह है कि लोग अपने ईमान की तरह मानते हैं कि इनकी लड़की पर जिनका कब्जा है और फिर कामयाबी का असल जामिन तो आमिर होता है। शकूर ने जब हमें असल बात बता दी तो मैंने और बाद में राजा शहबाज खान ने भी उसे सख्ती से कहा कि वो लड़की तक किसी तरह पैगाम भिजवाए कि वो एक्टिंग में कोताही न कर बैठे, वरना मारी जाएगी। शकूर ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो लड़की को देख भी नहीं सकता क्योंकि लड़की हर वक्त घर में रहती है और इस तक वो पैगाम भी नहीं भिजवा सकता। उसने बताया कि जामिशा चूँकि इस नाटक में शामिल है इसलिए वो लड़की से बड़ी ठीक ठाक एक्टिंग करवा रहा है। इसके 4-5 रोज़ बाद मैं और शहबाज खान शकूर के गांव चले गए। वो बहुत खुश था। उसने बताया कि लड़की का जिन बोल पड़ा है और उसने कहा है कि इस लड़की की मंगनी जिसके साथ की गई है, अगर वो शादी इसके साथ करोगे तो लड़के का कलेजा मुंह के रास्ते निकाल कर कोठे पर कौओं और चीलों के आगे फेंक दूंगा। शकूर ने यह भी बताया कि जिनकी ये बात लड़की के मंगेतर के घर पहुंची तो उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि वो मंगनी मनसूख करते हैं। लड़की के वालिदैन और बहन भाइयों को खौफजदा होना ही था। खुद लड़का भी इतना डरा कि वह हर किसी से कहता फिर रहा है कि इस लड़की के साथ मंगनी मनसूख हो गई है और उसने लड़की को दिल से उतार दिया है। इस लड़के ने जो शकूर का हम उम्र ही था। शकूर को यह भी बताया कि उसने ये फैसला किया है कि इसे ये तो मालूम ही नहीं था कि शकूर उस लड़की को चाहता है।
अब चूंकि जिन बोल पड़ा था, इसलिए घर वालों को कम से कम इतना सा इत्मीनान हो गया था कि जिन का हुक्म मान लिया गया है, इसलिए अब ये इनकी लड़की को छोड़ देगा और वो अब हर वक्त लड़की को तंग नहीं करता था। जामिशा दिन का कुछ हिस्सा लड़की के साथ तन्हाई में गुजारता था और रात अपने घर चला जाता था। शकूर शाम के बाद चोरी छुपे उसके गांव पहुंच जाता और जामिशा उसे सारे दिन की रिपोर्ट देता था। अभी आधी कामयाबी हासिल हुई थी, यानी मंगनी टूट गई थी। अब जिन ने दूसरा हुक्म देना था कि इस लड़की की शादी फलां लड़के के साथ की जाए। हमने शकूर से पूछा कि लड़की किस हाल में है और वो एक्टिंग कैसी कर रही है। जामिशा ने उसे ये सारी बात सुनाई थी। लड़की की एक्टिंग हर लिहाज से ठीक थी, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ठीक थी। वो चारपाई पर उछलती और फर्श पर अपने आप को गिरा देती थी। फर्श कच्चा था, जिस पर कुछ न कुछ धूल और मिट्टी रहती थी। लड़की फर्श पर 2 हथौड़ मारती और फिर अपने मुंह पर ऐसे ही 2 हथौड़ मारती और फिर अपने बाल नोचती थी। एक तो इस तरह उसका हुलिया बिगड़ा, दूसरा इस तरह उसका चेहरा डरावना हुआ कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था। अपने बाल उसने बखेर लिए थे और बालों पर भी मिट्टी पड़ी हुई थी। जामिशा ने शकूर को हंस हंस कर बताया था कि शकूर अगर अब इस लड़की को देखे तो कानों को हाथ लगा कर कहेगा कि मैं तो इस चुड़ैल के साथ शादी नहीं करूँगा, वरना ये मेरा कलेजा भी मुँह के रास्ते निकाल देगी। उस रोज़ तो शकूर से इतनी ही रिपोर्ट मिली जो आपको सुनाई है। 4-5 दिन और गुजर गए तो शकूर हमारे यहाँ आया। उस रोज़ तो वो बहुत ही खुश था। उसने बताया कि कल जिन ने कहा है कि मुझे इस लड़की के साथ इश्क हो गया है, इसलिए मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। चूँकि ये मेरी महबूबा है, इसलिए इसकी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। मैंने इसके लिए जो लड़का चुना है वही इसके लिए और दोनों घरों के लिए बाबरकत साबित होगा। शकूर ने बताया कि अभी लड़की के मुँह से उसका नाम नहीं निकला। जिन ने कहा कि वो 1-2 दिनों बाद नाम बताएगा। लड़की के माँ बाप ने जिनसे कहा कि वो जो लड़का बताएगा बेटी की शादी वो उसी के साथ करेंगे। बाप ने जिनके आगे हाथ जोड़कर कहा कि वो किसी नीच जात का लड़का ना बता दे, क्योंकि गांव में और सारी बिरादरी में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा कि वो अपनी महबूबा को ऊंचे ख़ानदान में ब्याहेगा। अब तो हमें भी यकीन आने लगा था कि शकूर की मुराद पूरी हो जाएगी। हम अब अगली खबर सुनने को बेताब हो गए थे। 3-4 रोज़ बड़ी मुश्किल से सब्र किया। उम्मीद थी कि शकूर अपनी घोड़ी पर सवार किसी भी वक्त आ पहुँचेगा और बातें खिलाए खुशखबरी सुनाएगा, लेकिन वो ना आया। तो हम दोनों अपनी घोड़ियों पर सवार हुए और उसके यहाँ जा पहुँचे। जिस जोश और शिद्दत से वो हमसे बगलगीर होकर मिला, हम उससे समझ गए कि उसने मैदान मार लिया है। हो गया, फैसला हो गया, उसने कहा। बात तय हो गई है, अब शादी का दिन मुकर्रर करना है जो बड़े करेंगे। शकूर ने बताया कि 3 रोज़ पहले जिन ने कहा है कि इस गांव में शकूर नाम का एक लड़का है जो मुझे बहुत ही पसंद है। इस लड़की को मैं इसके साथ ब्याहूँगा। अगर शकूर के माँ बाप रजामंद ना हुए और किसी और लड़की को ब्याह लाए तो वो लड़की इस घर में आबाद नहीं हो सकेगी और शकूर को भी कुछ नुकसान पहुँचेगा। हो सकता है कि उसकी एक आंख या एक बाजू या एक टांग ज़ाया हो जाए और जिसके साथ उसकी शादी होगी वो लड़की बहुत ही खज्जल ख्वार होगी। उसकी सारी उम्र दर-दर ठोकरें खाते हुए गुजरेगी। ये बात शकूर के वालिदैन तक पहुंची तो वो परेशान हो गए। ये तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शकूर और ये लड़की एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। ये भी किसी को शक ना हुआ कि कोई जिन नहीं आता और लड़की खुद ही जिन और चुड़ैल बनी हुई है और ये सब ढोंग है। लड़की के वालिदैन ने जिनके साथ वादा किया कि वो अपनी लड़की का हाथ शकूर को ही देंगे, लेकिन लड़की के वालिदैन के लिए ये मामला खासा टेढ़ा था कि वो शकूर के घर जाकर लड़की पेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये तरीका देहात में नहीं चलता और बहुत ही मायूब समझा जाता है। जामिशा के साथ बात हुई तो उसने कहा कि ये मामला वो खुद तय करेगा। जामिशा शकूर के बाप से मिला और उसे जिन का फैसला सुना दिया और खूब डराया कि वो फौरन इस फैसले पर अमल करें, क्योंकि ये जिन तबीयत का बड़ा ही सख्त है और वह ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि सब पछताते रह जाएंगे। जामिशा के मुतालिक तो ये पहले ही मशहूर था कि इसके कब्जे में जिन्नात हैं और इसके हाथ में गैबी ताकत भी है। इसने शकूर के बाप से कहा कि वो लोग लड़की देने को तैयार हैं और अब वो लड़की के हाथ जाए और यह मामला फौरन निपटा दिया जाए। जामिशा ने यह भी कहा कि उसने बड़ी ही मुश्किल से जिनकी ज़बान खुलवाई है, वो तो लड़की को छोड़ ही नहीं रहा था। जामिशा ने यह भी कहा कि देर न करें, कहीं ऐसा ना हो कि शकूर पर जिन वार कर जाए। शकूर ने सुनाया कि उसने खौफजदगी की एक्टिंग इस तरह की कि अपने माँ बाप और घर के दीगर अफराद में बैठकर खौफ से थर-थर काँपने लगा और कहा कि इसके दिल को कुछ हो रहा है और फौरन वो लड़की के घर जाएं। शकूर के माँ बाप के तो रंग ही उड़ गए और वो इसी वक्त लड़की वालों के घर चले गए।
लड़की वालों ने दिलो जान से इनका इस्तकबाल किया और जिन और जामी शाह के जरिए ये बात तय हो गई और फिर जो रस्म करनी चाहिए थी वो भी हो गई और अब शादी का दिन मुकर्रर करना था। जिन आखिरी बार हाजिर हुआ। लड़की ने अपना जिस्म अकड़ा लिया और फौरन ही एक घोड़ा जामी शाह की तरफ भेजा गया। जामी शाह आ गया और उसने जिन को खूब डांट पिलाई और कहा कि तुम्हारी दोनों बातें मान ली गई हैं। जिन ने कहा कि मैं दुआए खैर के लिए आया हूँ। लड़की उठकर बैठ गई और हाथ दुआ के लिए खड़े किए। घर के सब लोगों ने भी दुआ के लिए हाथ उठाए। लड़की अनपढ़ थी, इसे ये जामी शाह ने बताया कि उसने इस तरह करना है और ये आखिरी एक्टिंग होगी। जामी शाह ने चारों कुल पढ़े और बुलंद आवाज़ से दुआ की कि अल्लाह लड़के को हमेशा आबाद रखे वगैरह वगैरह। लड़की ने अपने जिस्म को अकड़ाया और फिर कलमा शरीफ पढ़ा और चरपाई से उठ खड़ी हुई। लड़की के वालिदैन ने शकूर के वालिदैन से कहा कि लड़की की सेहत बहुत ही गिर चुकी है और ये कमज़ोर हो गई है, इसे वापस अपनी सेहत में आने दें और फिर दिन मुकर्रर कर लें। हम वापस आ गए। 8-10 दिन गुजरे तो एक रोज़ शकूर आया और हमें शादी की दावत देकर चला गया। इन तफसीलात में आपके लिए कोई दिलचस्पी नहीं कि शादी किस तरह हुई और शादी पर कैसी धूमधाम हुई। बस इतना काफ़ी है कि इस लड़की की शादी शकूर के साथ हो गई। 2-3 दिन बाद मैंने शकूर और इसकी बीवी को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। वो पर्दा नहीं करती थी, ना हमारे देहात में बुर्के और पर्दे का रिवाज था। मैंने पहली बार लड़की को देखा और अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ की जिसने इस लड़की को ऐसा हुस्न दिया था कि वह हलियात से खूबसूरत थी। इसके 2 रोज़ बाद राजा शहबाज खान ने भी इनको अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम शकूर के साथ शिकार पर भी गए। हम खुश थे, शकूर खुश था और उसकी बीवी तो बहुत ही खुश थी कि एक ड्रामा बड़े अच्छे अंजाम को पहुँच गया है। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म न हुई। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। शकूर के साथ हमारी मुलाकातें कम होने लगीं। हम भी उसके गांव कम कम जाने लगे क्योंकि वो अब अपनी बीवी में मगन हो गया था। 2-3 महीनों बाद वो आया और उसने ये खुशखबरी सुनाई कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन 6-7 महीने इंतज़ार करना होगा। एक बार हम फिर शिकार को गए। मैं शकूर को दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश और मुतमईन आदमी समझने लगा था। इसके बाद शकूर से हमारी मुलाकात 4-5 महीनों के बाद हुई। वो इस तरह के एक रोज़ शहबाज खान ने कहा कि चलो अपने यार को देख ही आएँ। हम घोड़ियों पर सवार हुए और उसके गांव जा पहुँचे, लेकिन उसके चेहरे की उदासी और परेशानी देखकर हम परेशान हो गए। उसने बड़ी बेदिली से हमसे हाथ मिलाया, जैसे हमें देखकर ज़रा सा भी खुश ना हुआ हो और उसका मूड ही बिगड़ गया हो। उसने हमें बिठाया और सर झुकाकर बैठ गया। तब मैंने उससे पूछा, खैरियत तो है? उसने सर उठाया तो मैं उसकी आंखों में आंसू देखकर लरस गया। ये तो हंसने हंसाने वाला आदमी था और इसकी वो मुराद भी पूरी हो गई थी जिसके पूरा होने की ज़रा सी भी तवक्को नहीं थी। समझ में नहीं आती क्या करूं, किधर जाऊं? शकूर ने बड़ी ही बेदिली और बुझी हुई आवाज़ में कहा, ऐसी बात हो गई है जो अब बनती नज़र नहीं आती। गैरत का मामला है। मेरी बीवी ने पहला बच्चा पैदा किया है और अभी शादी को 8 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। साफ जाहिर है कि बच्चा मेरा नहीं। उसने जो तफसील सुनाई वो इस तरह है कि शादी के 8वें महीने ही उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया और इस बात में कोई शक शुबा नहीं था कि ये बच्चा शकूर का नहीं था। शादी से पहले ही उसकी बीवी के किसी से ताल्लुकात होंगे। शकूर को उसने कसमें खा कर बताया था कि उसकी मोहब्बत पाक थी और उसने अल्लाह से दुआ की थी और अहद किया था कि शादी इसी लड़की के साथ करेगा और लड़की ने भी यही कहा था। बच्चा पैदा हुआ तो शकूर का सारा घर लरस कर रह गया। शकूर के माँ बाप और बहन भाइयों ने साफ कह दिया कि ये हमारा नहीं है, ये लड़की इसको अपने साथ लाई है। हमारे देहात में नई तहजीब, बाहर का पैसा, टीवी और वीसीआर पहुंच गए हैं, इसलिए अब गैरतमंदी का वो मयार नहीं, लेकिन वैसी नहीं जैसी हमारे वक्तों में हुआ करती थी। इस वक्त तो ज़रा से शक पर कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ चल जाती थीं, कुछ जख्मी होते और एक आध कत्ल भी हो जाता था। इस तरह जब शकूर के सामने गैरत आई तो वो अपनी मोहब्बत को भूल गया। वो तन्हाई में बीवी के पास बैठा और उसे कहा कि अब सिवाय तलाक के कोई और रास्ता नहीं, लेकिन वो ये बता दे कि ये किसका है। उसकी बीवी ने ज़रा सी भी पसोपेश न की और फ़ौरन बता दिया कि ये जामी शाह का है। ये कोई हैरतनाक बात नहीं थी। आज भी पीर, शाह और आमिल इन औरतों से यही कीमत वसूल करते हैं जो इनके पास अपनी मुरादें और मसाइल लेकर जाती हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि जामी शाह लड़की को बंद कमरे में अपने साथ तन्हा रखता था और लड़की के बुजुर्ग और लवाहिकीन खुश थे कि आमिर शाह जिनको काबू कर रहा है। लड़की इस आदमी को अच्छा नहीं समझती थी जिसके साथ इसकी मंगनी हुई थी और वह शकूर को रूहानी तौर पर चाहती थी। जामी शाह इसके ड्रामे का हिदायतकार था और उसकी मौजूदगी में उसकी कोशिश से ड्रामा कामयाब हो रहा था। जामी शाह ने जब लड़की से मुतालबा किया
कि वो इसकी असमत चाहता है, तो लड़की ने इनकार न किया। जामिशा जितने दिन लड़की के साथ रहा, फिर उसके एवज उसने इस ड्रामे को बड़े कामयाब अंजाम तक पहुंचा दिया। जामिशा की तो मौज लग गई। उसने लड़की के वालिदैन से भी और शकूरे से भी नकद मुआवजा अलग लिया और नए कपड़े अलग लिए, और लड़की से जो मुआवजा वसूल किया वो तो किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन अल्लाह की ज़ात बारी ताला देख रही थी, जिसने ये गुनाह सबको दिखा दिया। लड़की ने शकूर को साफ अल्फाज में असल बात बता दी। शकूर ने हमें बताया कि लड़का पैदा हुए तकरीबन 2 महीने गुजर गए हैं और लड़की को उसके वालिदैन के पास भेज दिया गया है। लड़की के वालिदैन और लवाहिकीन सब भी यही परेशान थे कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ। वो तो बात करने के काबिल नहीं रहे थे। इधर शकूर लड़की को यूं अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपनी और अपने ख़ानदान की गैरत ज़्यादा अजीज़ थी और होनी भी चाहिए थी। इसे बाप ने कहा कि ये बच्चा अगर शादी से पहले का तुम्हारा है तो और बात है, अगर नहीं तो इस लड़की को चलता करो। शकूर ने बाप की बात मान ली और लड़की को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। अभी तलाक नहीं हुई थी। ये ऐसी सूरत हाल थी कि हम उसे कोई मशवरा भी नहीं दे सकते थे, इसलिए उसने हमसे पूछा कि इस सूरत हाल से वो किस तरह निकल सकता है कि बीवी को पास रख सके। वो सोच समझ कर फैसला कर चुका था। अलबत्ता उसने कहा कि वो जामिशा को जिंदा नहीं छोड़ेगा और अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेगा। ये ऐसी बात थी कि हमने शकूर को समझाना शुरू कर दिया कि अपने आप को इस तबाही में ना डाले। हमने कहा कि उसने जामिशा को कत्ल कर दिया और किया भी ऐसे कि शकूर पर कत्ल का शक न हो तो भी पुलिस कड़ियां मिलाकर उसे पकड़ लेगी। इस वक्त की पुलिस आज की पुलिस जैसी नहीं थी। थानेदार ज़मीन की तहों से सुराग निकाल लिया करते थे, लेकिन शकूर बड़ा ही पक्का इरादा कर चुका था कि वो जामिशा से इंतकाम लेगा और उसे फांसी की सज़ा मिल गई तो भी इसे खुशी होगी। इस रोज़ हम शकूर के घर बैठे रहे, यूं जैसे ख़त्म वाले घर बैठते हैं। शकूर पर बहुत बुरी बन गई थी। उसने कहा कि उसकी बीवी मर जाती तो वो इतना मग़मूम न होता जितना मग़मूम वो इस गम और ज़िल्लत के बाइस है। इंतकाम का जज्बा शकूर को पागल किए दे रहा था। मैं और शहबाज उसे समझाते रहे कि वो अपनी ज़िंदगी तबाह ना करे। वो तो अभी जवानी के आगाज़ की उम्र में था, लेकिन वो कहता था कि लानत है ऐसी ज़िंदगी पर जो बेगैरती में गुजारी जाए। उसने हमारी सिर्फ ये बात मानी कि वो ऐसे तरीके से कत्ल करेगा कि इस पर किसी को ज़रा सा भी शक नहीं हो, बल्कि वो कोशिश करेगा कि कत्ल का तरीका ऐसा इख्तियार करे कि ये शक भी ना हो कि जामिशा को कत्ल किया गया है। हम उसे कोई महफूज तरीका ना बता सके और शायद बताना भी नहीं चाहते थे। हम शकूर जैसे अजीज़ दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं था कि हम उनके साथ रहते। दोपहर के वक्त हम वहाँ से वापस आ गए। 4-5 महीने गुजर गए। शकूर से मुलाकात न हो सकी, न वो आया न हम गए। इसके यहाँ जाने की कई बार सोची, लेकिन ये सोचकर चुप रहे कि वहाँ जाकर करेंगे क्या। शकूर की कोई मदद तो हम कर नहीं सकते सिवाय इसके कि कोई नसीहत करें, लेकिन वो बुरा मनाएगा। एक रोज़ एक आदमी हमारे गांव में ये खबर सुना गया कि वो जो आमिल और जिन निकालने वाला जामिशा था वो मारा गया है। हमारे गांव में कुछ ऐसे आदमी थे जो इसकी करामात को और गैबी ताकत को मानते थे। उन्होंने इस आदमी की पूरी बात सुनी थी। उन्होंने हमें जो सुनाया वो इस तरह था कि जामिशा अपनी घोड़ी पर कहीं जा रहा था। वो एक वीराने से गुजर रहा था। मालूम नहीं कैसे उसकी घोड़ी बिदक गई और बेलगाम होकर भाग उठी। जामिशा घोड़ी से गिरा, उसका पाँव रकाब में आगे सिरक गया और रकाब में फंस गया। घोड़ी इसे घसीटती हुई फिरती रही और जर्नेली सड़क तक पहुंच गई। लोगों ने देखा और घोड़ी को घेर कर रोका। जामिशा खून में नहाया हुआ था और मर गया था। लोग उसे पहचानते थे और उन्होंने उसकी लाश और घोड़ी को उसके घर पहुंचा दिया। ये पता नहीं चला कि घोड़ी कहाँ और किस तरह बिकती थी। इतना कहा जा सकता था कि जामिशा की लाश की जो हालत थी वो ये बताती थी कि घोड़ी उसे बहुत दूर से घसीटती ला रही थी। ये खबर सुनकर मुझे और मेरे दोस्त राजा शहबाज खान को बहुत ही खुशी हुई कि चलें, एक इब्लीस को तो अल्लाह ने पकड़ा। इससे ज़्यादा संगीन सज़ा और क्या हो सकती थी कि वो बड़ी ही अजियतनाक मौत मरा था। हम अगले रोज़ सुबह सवेरे शकूर के गांव को रवाना हो गए। हम उसे मुबारकबाद देना चाहते थे कि जो काम वो करना चाहता था वो अल्लाह ने कर दिया और शकूर उम्र कैद और सजाए मौत से भी बच गया। इस रोज़ शकूर हमें पहले वाले तपाक और प्यार से मिला। हम दोनों ने उसके कान में सरगोशी के लहजे में मुबारकबाद दी। मालूम हुआ कि जामिशा को दफन हुए 7-8 दिन गुजर गए हैं।
शकूर ने बताया कि उसने बीवी को तलाक दे दी थी। उसने ये भी बताया कि एक औरत की ज़बानी बीवी का पैगाम आया था। उसने अल्लाह और रसूल के नाम पर माफ़ी मांगी थी और ये भी कहा था कि वो इस बच्चे का गला घूंटकर शकूर के पास आ जाएगी और बाकी उम्र उसके कदमों में गुजारेगी। अगर मामला शकूर का होता तो वो दिल पर पत्थर रखकर बीवी को माफ़ कर देता, लेकिन मसला पूरे ख़ानदान की इज्जत और गैरत का था। शकूर ने यह भी बताया कि उसकी बीवी बच्चे को ठीक तरह पाल पोस रही है, लेकिन उसकी अपनी सेहत बड़ी तेज़ी से गिरती जा रही है। शकूर खुद भी पहले की तरह शगुफ्ता और जिंदा दिल नहीं रहा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो ठीक था और जामिशा की मौत से बहुत ही खुश था। उसने हमें कहा कि हम शाम उसके साथ रहें, अगर रात भी वहीं गुजारें तो इसे और ज़्यादा खुशी होगी। हम रात तो वहाँ नहीं गुजार सकते थे क्योंकि घर बताकर नहीं आए थे। दोपहर का खाना खाकर शकूर ने कहा कि चलो ज़रा बाहर कहीं चल के बैठते हैं। हम खेतों की तरफ निकल गए तो उसने कहा कि हम उसके ऐसे दोस्त हैं जिन्हें वो अपना हर राज बता दिया करता है और इससे उसे बड़ा सुकून मिलता है। उसने हमें अपनी बीवी के दिन की असलियत भी बता दी थी और ये ऐसा राज था कि जिसको उसने किसी को नहीं बताया था। अब मेरा एक और राज दिल में दफन कर लो, शकूर ने कहा। जामिशा को मैंने कत्ल किया है। ये वो राज है जो अल्लाह के सिवा और मेरे दोस्त के सिवा कोई नहीं जानता। इसने कत्ल का जो तरीका बताया वो बड़ी ही दानिशमंदाना था। जामिशा की मौत इस तरह लिखी हुई थी और अल्लाह ने ऐसी ही मौत मारना था, इसलिए इसके मुआफिक हालात पैदा हो गए थे। वो इस तरह कि इस रोज़ शकूर का दिल कुछ ज़्यादा ही उदास हो गया, तो उसने हम जैसे एक अजीज़ दोस्त को साथ लिया और कहा कि चलो आज कुत्ते को साथ लेते हैं और कहीं दूर निकल चलते हैं, शिकार खेलेंगे। शकूर का ये वही कुत्ता था जो उसके साथ हमारी दोस्ती का बायस बना था। दोनों दोस्तों ने उस कुत्ते को साथ लिया और गांव से निकल गए। शकूर का गांव इस पहाड़ी इलाके के करीब था जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। दोनों दोस्त इस इलाके के अंदर चले गए। शकूर ने शिकार क्या खेलना था, वो तो ज़रा दिल बहलाने के लिए आबादियों से दूर निकल जाना चाहता था। कुछ और आगे गए तो अचानक एक तरफ से जामिशा अपनी घोड़ी पर सवार सामने आ गया। जामिशा के पास कमज़ोर सी घोड़ी थी। कमज़ोर का मतलब यह है कि वो कोई आला नस्ल की घोड़ी नहीं थी। जामिशा को देखकर शकूर के तन बदन में आग लग गई। उसने सोचा कि आज इसका काम यहीं तमाम कर दिया जाए। जामिशा से मिले एक अरसा हो गया था। शकूर ने सोचा तो यही था कि जामिशा को घोड़ी से उतारकर चाकू से कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अचानक इसके दिमाग में रोशनी चमकी और एक तरीका सूझ गया। जामिशा के करीब पहुंचने तक शकूर ने अपने दोस्त को बता दिया कि वो क्या करने वाला है। उसका ये दोस्त हमारी तरह उसका हमराज था। दोस्त ने उसे कहा कि वो चाकू उसे दे दे और फिर दोनों ने नहायत तेजी से कत्ल का प्लान बना लिया। करीब आकर जामिशा ने घोड़ी रोक ली और आगे को झुककर शकूर और उसके दोस्त से हाथ मिलाया और खैर खैरियत पूछी। घोड़ी शकूर के कुत्ते को देखकर डरने लगी थी। वो जगह ऐसी थी जिसे एक किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं और शहबाज इस जगह से वाकिफ थे, दूर दूर और कुछ नज़दीक भी। सिलों वाली चट्टानें खड़ी थीं, मिट्टी के टीले भी थे, फलाही के दरख्त तो बेशुमार थे और झाड़ियाँ वगैरह भी थीं। वहाँ इन्हें देखने वाला कोई भी नहीं था। वो कोई आम रास्ता नहीं था। शकूर ने बड़े अच्छे मूड में जामिशा से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने कुछ दूर आगे के गांव का नाम लिया। शकूर ने फुर्ती से जामिशा के दाएं टखने को पकड़ा और उसका पाँव रकाब के अंदर करके रकाब टांग पर चढ़ा दी और उसके साथ ही उसके दोस्त ने पीछे से घोड़ी को चाकू की नोक जोर से चबोई और फिर शकूर ने घोड़ी के पेट में लात मारी। घोड़ी चाकू की नोक से घबराकर बिदकी और दौड़ने लगी। इससे पहले शकूर ने जामिशा का दाएं बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा था, जिससे जामिशा का तवाज़ुन टूट गया और वो दाएं को गिरने लगा। घोड़ी बिदककर दौड़ी तो शकूर ने अपने कुत्ते की जंजीर खोलकर उसे थपकी दी और खुद दौड़ा उस तरफ। कुत्ते को घोड़ी के पीछे दौड़ा दिया। भेड़िए की नस्ल का कुत्ता घोड़ी तक पहुंच गया और उछल उछलकर भौंकने लगा तो घोड़ी की रफ्तार और भी तेज हो गई और जामिशा जो दाएं तरफ पहले ही गिर रहा था जमीन पर आ गया। उसका इस तरह का पाँव शकूर ने रकाब में फंसा दिया था, इसलिए घोड़ी उसे घसीटने लगी। कुछ दूर तक शकूर और उसका दोस्त दौड़े और फिर शकूर ने सीटियां बजाकर और पुकार पुकार कर अपने कुत्ते को वापस बुला लिया और इस दौरान घोड़ी चट्टानों और टीलों के पीछे गायब हो गई। शकूर और उसका दोस्त वहीं से एक तरफ निकल गए और बहुत ही तेज तेज चलते मौका वारदात से दूर निकल गए। इन्हें तसल्ली थी कि किसी ने देखा नहीं। बहुत दूर का चक्कर काटकर और एक खरगोश का शिकार करके दोनों दोस्त वापस आ गए। अगले रोज इन्हें खबर मिली कि जामिशा को घोड़ी ने घसीट घसीट कर मार डाला है। शकूर के गांव के कई आदमी जामिशा के गांव जनाजे में शरीक होने के लिए गए थे और शकूर भी चला गया।
वो सिर्फ ये यकीन करना चाहता था कि जामिशा वाकई मारा गया है। शकूर ने हमें ये राज दिया तो मैंने उसे कहा कि एक काम ये करो कि ये अफवाह फैला दो कि जामिशा को जिन्नात ने हलाक किया है, क्योंकि वो जिन्नात इससे बागी हो गए थे। इस अफवाह में ये शामिल किया जाए कि जामिशा के कब्जे में बड़े बड़े खतरनाक जिन्नात थे, इनमें से 2 बागी हो गए और इसे घोड़ी से गिराकर मरवा दिया ताकि किसी को शक न हो कि ये जिन्नात की कारिस्तानी है। हम शाम को वापस आए और अपने गांव में भी ये अफवाह हमने फैला दी। लोगों में सनसनी फैल गई और उन्होंने इस बात पर फौरन यकीन कर लिया। वक्त गुजरता चला गया और 5-6 साल गुजर गए। ये तो बड़ी लंबी बातें हैं कि शकूर के साथ हमारी किस तरह मुलाकातें हुई और क्या कुछ हुआ। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि शकूर की मुतल्लका बीवी बच्चे की पैदाइश के बाद 6-6.5 साल जिंदा रहकर मर गई। कहते थे कि इसे सूखा हुआ था, इसे दरअसल गम खा गया था। शकूर भी ज़्यादा देर जिंदा न रह सका, इसने दूसरी शादी नहीं की थी, वो भी बुझा बुझा सा रहने लगा था और फिर बीमार रहने लगा और 4 साल बाद वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि शकूर ने हमें अपना इतना ख़तरनाक राज दे दिया था जो इसे फांसी के फंदे तक पहुँचा सकता था। मैं इसके जवाब में ये कहता हूँ कि इस वक्त तो मैं भी हैरान हुआ था, लेकिन ये सोचा कि हमारी दोस्ती ऐसी थी कि हम एक दूसरे से छुपाते नहीं थे और ना ही मैंने आज तक छुपाया। वो पगला सा आदमी जो मुझे खेतों में मिला था और मुझसे 5 रुपये मांगे थे, ये वही बच्चा था जो शादी के 8वें महीने पैदा हो गया था और ये जामिशा का बच्चा था जिसे शकूर की मुतल्लका बीवी ने जन्म दिया था। इसके मरने के बाद घर वालों ने उसे पाला पोसा, लेकिन इसके साथ कोई अच्छा सलूक ना हुआ और वो आवारा होता चला गया। जवान होकर वो कब्रिस्तानों के तकियों पर जाने लगा जहाँ वो जुआ भी खेलता था और चर्स भी पीता था और फिर यही उसने अपनी ज़िंदगी बना ली। इस आवारगी में वो मुझे खेतों में मिला और मेरे गांव के साथियों ने मुझे याद दिलाया कि ये किसका बेटा है और कैसे पैदा हुआ था। मैंने उसे 5 रुपये दे दिए और वो हंसता हुआ चला गया।